Hello students, welcome to the human physiology lecture. Today we are going to study about hemostatic mechanism. हीमोस्टैसिस का मतलब होता है खून का थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू होना, लेकिन एंटी हीमोस्टैटिक का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें खून का थक्का नहीं बनता, नोन एज एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जो बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। इन कारकों को या इन फैक्टर्स को हम एंटी हीमोस्टैटिक फैक्टर्स कहते हैं। और ये फैक्टर्स जिस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड को बॉडी ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होने देते, उसे हम एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। इनको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है फैक्टर्स प्रिवेंटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी वो फैक्टर्स जो प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देते। अगर आपने हीमोस्टैसिस का चैप्टर पढ़ा है मेरा, तो आपको मालूम होगा मैंने उसमें प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन के बारे में समझाया था, क्योंकि हीमोस्टैसिस की प्रक्रिया जो है वो प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन से स्टार्ट होती है। तो ऐसे फैक्टर्स जो प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देते, इकट्ठा नहीं होने देते, वो प्रिवेंट करते हैं प्लेटलेट का प्लग बनना या एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। इनमें फैक्टर्स कौन से आते हैं? एक आता है प्रोस्टासाइक्लिन, ये एक एंडोजिनस फैक्टर है। ये जो फैक्टर है ये थ्रोम्बोक्सिन A2 के फॉर्मेशन को रोकता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो हीमोस्टैसिस में हेल्प करता है, तो इस हेल्प करने वाले फैक्टर को प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो रोकता है, इसको इनहिबिट करता है। तो फाइनली क्या होता है कि प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है वो रुक जाता है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम कराता है। तो जब प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम रुकेगा तो प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा, उसके लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करने वाला फैक्टर प्रोस्टासाइक्लिन प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट्स। तो सर्कुलेशन में ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी ब्लड जो है वो वेसल्स में क्लॉट नहीं होता। इन्हें हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, जैसे कि हेपेरिन जो है सीक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, प्रेजेंट होता है ल्यूमिनल सरफेस ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये आपने अगर हमारी हीमोस्टैसिस में क्लॉटिंग मैकेनिज्म को पढ़ा होगा तो आपको हमने उसमें पूरा प्रोसेस बताया प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बनता है। सो फाइनली हेपेरिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता, और थ्रोम्बिन के इनहिबिट होने से इनहिबिट द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन पे जो इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि थ्रोम्बिन की ही प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, वो नहीं हो पाता। सो फाइनली एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ ही ये फैसिलिटेट करता है यानी बढ़ावा देता है एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 को। ये एंटी थ्रोम्बिन 3 क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 और 12 इनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंटीकोगुलेंट एंटी थ्रोम्बिन 3। ये प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड वेस्कुलर एंडोथेलियम में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा वेस्कुलर एंडोथेलियम में। और इनएक्टिवेट करता है कोएगुलेटिंग फैक्टर्स को इंक्लूडिंग थ्रोम्बिन को। जैसे कि हमने आपको इसमें बताया कि 9, 10, 11 और 12 को ये इनहिबिट करता है, साथ में थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। तीसरा एंटीकोगुलेंट आता है हमारे पास प्रोटीन C। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, लिवर में सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन C थ्रोम्बोमोड्यूलिन और प्रोटीन S के साथ मिलकर एक नेगेटिव फीडबैक पाथवे बनाता है। ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनली रोकने में किसको? प्लेटलेट कोएगुलेशन को। यानी नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, एंटी थ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन C ओवरऑल प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन को। प्रोटीन C जो है वो किस तरह से नेगेटिव फीडबैक पाथवे बनाता है, ये देखिए आप। जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोमोड्यूलिन की प्रेजेंस में प्रोटीन C एक्टिवेटर बनाता है। प्रोटीन C एक्टिवेटर जो कन्वर्ट होता है ये प्रोटीन C में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन C जो है जो कि इनएक्टिव होता है पर अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन C होता है। यानी थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोमोड्यूलिन के प्रेजेंस में प्रोटीन C एक्टिवेटर बनाता है, जो कि प्रोटीन C को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा प्रोटीन S की प्रेजेंस में प्रोटीन C जो एक्टिवेटर है वो भी एक्टिवेटेड प्रोटीन C को प्रमोट करता है। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन C जिसे APC भी बोलते हैं, ये 2 तरह से काम करता है।
ये इनएक्टिवेट इनहिबिटर्स ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इनएक्टिवेट करते हैं किसको, इनहिबिटर्स ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, क्योंकि ये प्रमोट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है ये प्रमोट करता है एंटीकोगुलेटरी मैकेनिज्म को। दूसरा ये इनएक्टिवेट करते हैं फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 5th A और 8th A को, यानी इनको एक्टिवेट होने से इन्हें बचाते हैं। यानी फाइनली जब ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म आगे प्रोसीड नहीं करेगी। अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है ये फाइनली टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन बनाता है, और प्लाज्मिनोजन जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिन में। और जब प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होता है यानी ये प्रमोट करते हैं एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो ये एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं किसके थ्रू, ये थ्रू होता है प्रोटीन सी के। तो प्रोटीन सी का क्या रोल है हीमोस्टैसिस को ब्लड वेसल्स में रोकने का, कि फाइनली ये प्रोटीन सी एक्टिवेटर के थ्रू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स को एक्टिवेट करा के प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। तो और ये प्लाज्मिन जो है ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। और प्रोटीन सी जो है ये मेजर एंटीकोगुलेंट है, जिसके फाइनली ये जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है जो प्रमोट करती है क्लॉटिंग को, प्लाज्मिन इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, इसीलिए ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। तीसरी जो मैकेनिज्म आती है वो आती है हमारी फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म। तो फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म यानी फाइब्रिन का लाइसिस हो जाने वाली मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें फाइब्रिन का जो होता है थ्रेड्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। अगर आपने ही मेरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ी हो तो मैंने उसमें बताया था कि फाइब्रिन मोनोमर से फाइब्रिन पॉलीमर बनते हैं जिनमें क्रॉस लिंकेजेस होता है और फाइनली क्लॉट बनता है। लेकिन जब ये फाइब्रिन थ्रेड्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाएगी। इसके साथ में प्लाज्मिन इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, और प्लाज्मिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम का। अब ये प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन क्या है, ये एक पावरफुल प्रोटीएज है। प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये जब एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फाइब्रिन थ्रेड्स को लाइसिस कर देता है फाइब्रिनोजन इनटू फ्रैगमेंट्स नोन एज फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। और ये फाइब्रिनोजन को जब फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, उसके फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है, तो इसे बोलते हैं फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बिन को, जिससे क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो रुक जाती है। अब ये जो है मैकेनिज्म वो दो तरीके से होती है, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिस्टम के थ्रू, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के थ्रू। अब फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म में एक्सट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिस्टम कैसे काम करेगा, ये जो प्लाज्मिनोजन है ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में और यूरोकाइनेज टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में, साथ में ही थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लाज्मिन जो है फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फाइनली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है और ये फाइनली प्रमोट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइब्रिन है वो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये TPA यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और UPA यानी यूरोकाइनेज टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या होते हैं, क्योंकि इस पर कई बार MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हमेशा याद रखिए बच्चों, इन पे MCQ क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, वाइवा वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर जो है वेस्कुलर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वेस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होता है और अब इसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक के थ्रू बाहर भी बनाया जाता है। ठीक है, यूपी जो है ये सबसे ज़्यादा जो टिश्यू में है सेल्स वहाँ पाया जाता है, बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स, रीनल सेल्स और ट्यूमर सेल्स से सीक्रेट होता है। दूसरी आती है इंट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर।
कौन सी मैकेनिज्म इंट्रिंसिक तरीके से प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करती है? तो इसमें शुरुआत होती है प्री कैलिकेरिन, कन्वर्ट होता है कैलिकेरिन में। ये कैलिकेरिन क्या होता है? ये कैलिकेरिन सीरीन प्रोटीएजेस सब ग्रुप होता है, यानी जो प्रोटीन की सीरीन प्रोटीएज प्रोटीन्स की जो फैमिली होती है उसका एक पार्ट होता है। और इसके साथ ही ये कैलिकेरिन जो है कैपेबल होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने में। तो एक तो ये कैलिकेरिन जो है प्लाज्मिनोजन को थ्रोम्बिन प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ये कैलिकेरिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 12 को एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट कराता है। ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर ए प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही थ्रोम्बिन और प्लाज्मिन एक्टिवेट हुए, ये फाइनली फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका ही नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट जो है वापस प्लाज्मिन पे जाता है। जैसे ही फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, तो ये इस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल के इस प्रोसेस को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये अपने कन्वर्जन को मेंटेन करता है कि कितने मात्रा में प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से होने वाले ये 3 मैकेनिज्म से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होता, कोएगुलेट नहीं होता। सो फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेकेंड इज सर्कुलेटरी एंटीकोगुलेंट्स। पूछा जाता है कौन कौन से नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट्स हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि फैक्टर 12 एक्टिवेटेड ए और कैलिकेरिन एक तरफ तो इनिशिएट करते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म को, दूसरी तरफ स्टिमुलेट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। तो देखिए इस मैकेनिज्म के थ्रू आप यहाँ देख पाएंगे कि पहले थ्रोम्बिन भी एक्टिवेट होता है और उसके बाद जाके ये प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है। यानी जो रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से थ्रोम्बिन प्लग बनने की, वो उस फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म पे डिपेंड होती है कि अगर कोई प्लग नहीं चाहिए तो वहाँ पे प्लाज्मिन एक्टिवेट हो जाता है और प्लॉटलेट प्लग चाहिए तो प्लाज्मिन का इनहिबिशन हो जाता है। अब इसका क्या फिजियोलॉजिकल रूल है? प्रिवेंट एक्सेसिव फिब्रिन फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा फिब्रिन का फॉर्मेशन होने से रोकता है। लाइसिस ऑफ क्लॉट ड्यू टू टिश्यू इंजरी, हेल्प्स टू प्रमोट हीलिंग प्रोसेस, हील प्रोसेस में हेल्प करता है। लिक्विफैक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल क्लॉट, रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। The next is factors affecting fibrinolytic system. So first are promoters, second are inhibitors. So कौन से factors हैं जो fibrinolytic system को promote करते हैं? They are plasminogen activators. जो भी factors plasminogen को activate करेंगे, जैसे कि चाहे वो anticoagulants हों, चाहे वो fibrinolytic mechanism के थ्रू हो, चाहे वो platelet aggregation को रोकने के कारण हो, तो इन सारे factors को जो प्रमोट करेगा वो फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म एक्टिवेटर्स होता है। ठीक है। दूसरा आता है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, टिश्यूज एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन। और ये 2 तरीके के होते हैं, एंटीप्लाज्मिन्स जिसमें अल्फा एंटीप्लाज्मिन आता है, कुछ ड्रग्स आती हैं एप्रोटेनिन एट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से एंटीप्लाज्मिन्स हैं, आपका आंसर होना चाहिए अल्फा एंटीप्लाज्मिन्स, या कोई ड्रग है तो वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर। आई होप आपको एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि ये प्रोसेस ब्लड में होने वाले क्लॉट को रोकता है। इसीलिए ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स होने के बावजूद भी क्लॉट नहीं होता। वीवो मतलब इन नेचुरल बॉडी में। और इसके लिए आपको ये तीनों फैक्टर्स, तीनों प्रोसेस मालूम होने चाहिए जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हों, सर्कुलेटरी एंटीकोगुलेंट्स किस तरह से काम करते हैं, और इसके अलावा तीसरा है फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म जो है वो कैसे प्रोसीड होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो फाइनली आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर और आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आपने इसे समझा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम ऑल्सो शेयर माई लिंक on YouTube channel of Telegram. Please go ahead. Thank you. Wish you all the best.